हेलो बच्चों, केमिस्ट्री क्लास में आपका स्वागत है। आज मैं आपके लिए जो टॉपिक स्टार्ट कर रहा हूं और ये टॉपिक है थर्मोडायनेमिक और मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज। तो देखो बच्चों, हम इस टॉपिक को डिस्कस करें। फर्स्ट वी डिस्कस मैक्रोस्कोपिक सिस्टम। तो व्हाट इज मैक्रोस्कोपिक सिस्टम? तो देखो बच्चों, मैक्रोस्कोपिक सिस्टम मीन्स द सिस्टम इन विच कंटेन्स large number of chemical species like as atoms, molecules और ions। समझे बच्चों कि ऐसा सिस्टम जिसमें लार्ज नंबर ऑफ केमिकल स्पीसीज होती हैं, मींस एटम्स हो सकते हैं, मॉलिक्यूल्स हो सकते हैं, आइंस हो सकते हैं, ऐसे सिस्टम को बोलते हैं क्या? मैक्रोस्कोपिक सिस्टम। सॉलिड्स हो गए, लिक्विड्स हो गए, गैसेस हो गए, ये सब क्या है? मैक्रोस्कोपिक सिस्टम्स। ओके, तो यही डेफिनेशन दी है कि सिस्टम कंटेन्स लार्ज नंबर ऑफ केमिकल स्पीसीज, इट मींस एटम्स हो सकते हैं, मॉलिक्यूल्स, आयंस एक्सेट्रा, इज कॉल्ड मैक्रोस्कोपिक सिस्टम। लिक्विड्स हो गए, सॉलिड्स हो गए, गैसेस हो गए। अगर आप किसी लिक्विड को एक थर्मोडायनामिक कंसीडरेशन के लिए या स्टडी के लिए सिलेक्ट करते हैं तो वो एक क्या है? मैक्रोस्कोपिक सिस्टम। ओके, अब हम आ जाते हैं मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज। तो देखो, थर्मोडायनामिक प्रॉपर्टीज which are related to macroscopic system means thermodynamic properties which do not deal with properties of individual particle but deal with properties of matter in bulk। समझ गए ना कि ऐसी थर्मोडायनामिक प्रॉपर्टी जो कि सिस्टम के किसी एक पार्टिकल की प्रॉपर्टी से डील्स नहीं करती बल्कि पूरे सिस्टम के मैटर को डील करती हैं, उनकी प्रॉपर्टीज को डील करती हैं, वो क्या कहलाती हैं? थर्मोडायनामिक या मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज। तो प्रॉपर्टीज विच डू नॉट डील विद द प्रॉपर्टीज ऑफ द इंडिविजुअल एटम, मॉलिक्यूल और आयंस बट डील्स, ठीक है, डील विद द मैटर इन बल्क। यहां तक बात समझ गए? जैसे मान लो किसी का मास है, किसी सिस्टम का मास है तो वो सारे पार्टिकल्स के मास का ही तो सम होगा ना। किसी का वॉल्यूम है तो उसके जितने पार्टिकल्स हैं उनके वॉल्यूम का सम होगा। तो इस तरह से जो पूरे सिस्टम जो कि बल्क में है, पार्ट मैटर, उससे रिलेटेड या उससे डील करती हैं जो प्रॉपर्टीज सिस्टम की, वही क्या है? मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज। टेम्परेचर हो गया, प्रेशर हो गया, एनर्जीज हो गई, वॉल्यूम है, हीट कैपेसिटी है, बॉइलिंग पॉइंट है, मेल्टिंग पॉइंट है, ये सब क्या है बच्चों? मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज। अब हम इनके टाइप्स में आ जाते हैं, पहले आप इतना नोट करें। अब देखो बच्चों, अब हम आ जाते हैं टाइप्स ऑफ मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज। तो all macroscopic properties can be divided in two types. First type extensive properties and second type है intensive properties। तो देखो बच्चों, extensive properties means thermodynamic properties which are depend upon the quantity of the system या quantity of the matter of the system and whose value changed by division in the system। समझ गए ना कि ऐसी थर्मोडायनामिक प्रॉपर्टी जो सिस्टम की जो क्वांटिटी है, मैटर क्वांटिटी, उस पर डिपेंड करती हैं और सिस्टम में डिवीजन कर दिया जाए तो इनकी वैल्यू चेंज हो जाती है, वो कहलाती हैं एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज। जैसे मान लो किसी का मास है, ये पेन है, इसका मास मान लो 10 ग्राम है, हम इसके 2 टुकड़े कर दें, हर टुकड़े का मास अलग होगा, वॉल्यूम अलग हो सकता है, एनर्जीज हो गई, चाहे इंथैल्पी हो, एंट्रोपी हो, फ्री एनर्जी हो, इंटरनल एनर्जी हो, ये जो एनर्जीज हैं ये सिस्टम पे डिपेंड करती है, सिस्टम बड़ा है या छोटा है। तो यही है द प्रॉपर्टीज which depend upon the quantity of matter contained in system। समझ गए कि सिस्टम का जो मैटर है उस पर डिपेंड करती हैं and whose values change by division in the system। सबसे बड़ी पहचान है कि अगर किसी सिस्टम में डिवीजन कर दिया जाए और हर टुकड़े की जो प्रॉपर्टी है वो ओरिजिनल सिस्टम की प्रॉपर्टी से अगर अलग हो जाती है
तो समझ जाओ आप कि वो क्या है, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी। मास है, अगर आप टुकड़े कर दो, हर टुकड़े का मास अपने ओरिजिनल बड़े पार्ट से तो कम हो गया ना, जिससे वो बने हैं टुकड़े। वॉल्यूम है, एनर्जीज है, ठीक है, तो जितनी भी एनर्जीज हैं, ई है, एच है, जी है, एस है, मास है, वॉल्यूम है, हीट कैपेसिटी है, आप इस तरह की प्रॉपर्टीज और आगे देखेंगे। तो इस तरह की प्रॉपर्टीज हैं एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज। अब हम आ जाते हैं इंटेंसिव प्रॉपर्टीज। इंटेंसिव प्रॉपर्टीज का मतलब थर्मोडायनेमिक प्रॉपर्टीज which are do not depend upon the quantity of matter of system but depends on the nature, depend upon the nature of system, and whose value do not change by division in the system. ऐसी प्रॉपर्टीज जो सिस्टम की क्वांटिटी पे डिपेंड नहीं है, नेचर पे डिपेंड करती हैं, मतलब सिस्टम का डिवीजन किया जाए तो उनमें वैल्यू चेंज नहीं होगी। जैसे टेम्परेचर है, इस पूरे पेन का टेम्परेचर है 25 डिग्री सेंटीग्रेड, हम इसका टुकड़ा बना दें, 2 टुकड़े बन गए, उस टुकड़े का भी टेम्परेचर वही निकलेगा, समझ गए ना। तो टेम्परेचर एक क्या हो गई, इंटेंसिव प्रॉपर्टी। प्रेशर, टेम्परेचर, ओके, सरफेस टेंशन है, विस्कोसिटी है, स्पेसिफिक हीट है, बॉइलिंग पॉइंट है, मेल्टिंग पॉइंट है, ये सब क्या है, इंटेंसिव प्रॉपर्टी। आप 1 लीटर पानी ले लें, चाहे बाल्टी, उसे बॉयल होने के लिए 100 डिग्री ही टेम्परेचर की जरूरत होगी। तो इस तरह की प्रॉपर्टीज को बोलते हैं हम क्या, इंटेंसिव प्रॉपर्टीज। और सिंपल बता दूं, और आप डिवीजन से बात समझ गए हैं कि अगर कोई भी एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी, ध्यान रखें कि एनी एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी जो है एक्सप्रेस्ड इन ग्राम पर मोल और पर ग्राम, देन इट बिकम्स इंटेंसिव। यहां पर तो बता दूं कि एनी एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी एक्सप्रेस्ड इन पर ग्राम, पर मोल और पर यूनिट, पर्टिकुलर पर यूनिट में हो जाए, देन इट बिकम्स इंटेंसिव। ओके, सपोज डेंसिटी, ओके, डेंसिटी इज इक्वल टू क्या होता है, मास। ओके, मास एक्सटेंसिव है प्रॉपर्टी अपॉन वॉल्यूम, ये भी एक क्या है, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी, बट डेंसिटी इज इंटेंसिव बिकॉज मास पर यूनिट वॉल्यूम, तो पर यूनिट वॉल्यूम में आ गया तो डेंसिटी। ऐसे ही प्रेशर देखो, प्रेशर इज इक्वल टू क्या होता है, फोर्स, ये एक एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है, ठीक है। एरिया, ये भी एक एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी, बट प्रेशर इंटेंसिव। तो ये ध्यान रखें कि जितनी भी कोई भी ऐसी फिजिकल क्वांटिटी या थर्मोडायनामिक प्रॉपर्टी जो पर यूनिट वॉल्यूम, पर यूनिट ग्राम, पर मोल या पर यूनिट में आ जाए, वो सब क्या हो जाएंगी, इंटेंसिव हो जाएंगी। जैसे H, E, ठीक है, S, या और भी है, ये है एंथैल्पी, ठीक है, ये क्या है, एक्सटेंसिव है। लेकिन अगर हम ये कहें कि मोलर एंथैल्पी, तो ये क्या होगी बच्चों, इंटेंसिव हो जाएगी। अगर मोलर लग गया, मोलर एंट्रोपी हो गई, मोलर फ्री एनर्जी हो गई, तो ये सब क्या होंगी, इंटेंसिव। स्पेसिफिक हीट एक्सटेंसिव है, बट स्पेसिफिक, ठीक है, स्पेसिफिक हीट नहीं, सॉरी, हीट कैपेसिटी, हीट कैपेसिटी एक क्या है, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है, बट स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी क्या है, इंटेंसिव हो जाएगी।
तो हीट कैपेसिटी जो एक्सटेंसिव थी, जो अमाउंट पर डिपेंड है, लेकिन स्पेसिफिक पर ग्राम की हीट कैपेसिटी को स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी बोलेंगे। तो ये अगर किसी में भी ध्यान रखें, पर ग्राम पर मोल लग गया पर यूनिट में, तो वो इंटेंसिव बन जाएगी और इसी बेस पर आपको पहचानना है। तो यहां तक बात समझ गए होंगे आप अच्छी तरह से, एक्सटेंसिव इंटेंसिव प्रॉपर्टीज। ओके, अब हम आ जाते हैं थर्मोडायनामिक इक्विलिब्रियम के बारे में। ओके, अब हमारा टॉपिक स्टार्ट होगा थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम। तो स्टार्ट करते हैं। ओके, अब देखो बच्चों, अब हम आ जाते हैं नेक्स्ट टॉपिक है थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम। थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम का मतलब है कि जब सिस्टम की जो थर्मोडायनेमिक प्रॉपर्टीज हैं वो टाइम के साथ फिक्स हो जाए, उनकी वैल्यू डेफिनेट बनी रहे, चेंज ना हो। मतलब है कि एक सिस्टम की एक ऐसी स्टेट जब उसकी थर्मोडायनेमिक जो प्रॉपर्टीज हैं वो टाइम के साथ चेंज नहीं होती, तो उसे बोलते हैं थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम। 3 टाइप्स होते हैं इसके, केमिकल इक्विलिब्रियम, मैकेनिकल इक्विलिब्रियम एंड थर्मल इक्विलिब्रियम। केमिकल इक्विलिब्रियम मींस सिस्टम का कॉम्पोजिशन टाइम के साथ चेंज नहीं होगा, एक सा बना रहेगा। मैकेनिकल इक्विलिब्रियम मींस सिस्टम और सराउंडिंग के बीच में किसी भी प्रकार का वर्क नहीं होगा, सिस्टम बिल्कुल मतलब उसमें किसी भी प्रकार की कोई प्रोसेस पीवी प्रेशर वॉल्यूम वर्क नहीं हो, ऐसा सिस्टम क्या कहलाएगा, मैकेनिकल इक्विलिब्रियम में है। और जब सिस्टम का टेम्परेचर कांस्टेंट बना हो, सिस्टम में किसी भी सिस्टम और सराउंडिंग के बीच में किसी भी प्रकार का हीट फ्लो ना हो, तो वो है थर्मल इक्विलिब्रियम। तो when system attained at the state when it's show no further tendency to change its thermodynamic properties with the time। सीधा है कि सिस्टम की एक ऐसी स्टेट जहां उसकी थर्मोडायनेमिक प्रॉपर्टीज टाइम के साथ चेंज नहीं होती। टाइप्स में फर्स्ट है केमिकल इक्विलिब्रियम, सिस्टम इन व्हिच द कंपोजिशन ऑफ सिस्टम रिमेन्स फिक्स्ड और डेफिनेट। जब सिस्टम का कंपोजिशन चेंज ना हो, मींस जितना मास मान लो 2 टाइप्स ऑफ पार्टिकल्स हैं, ए एंड बी, ए का मास और बी का मास फिक्स अगर टाइम के साथ बना रहे, तो हम कहेंगे सिस्टम केमिकल इक्विलिब्रियम में है। मैकेनिकल इक्विलिब्रियम नो एनी वर्क इज डन बिटवीन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ सिस्टम एंड सराउंडिंग। इस तरह का कोई वर्क नहीं होता सिस्टम में। ओके, तो वो कहलाता है मैकेनिकल इक्विलिब्रियम। थर्मल इक्विलिब्रियम, टेम्परेचर रिमेन्स कांस्टेंट, ठीक है, नो फ्लो द हीट बिटवीन सिस्टम एंड सराउंडिंग, तो वो है थर्मल इक्विलिब्रियम। यहां तक बात समझ गए होगे, आप इसे नोट करें। तो देखो बच्चों, अब हम नेक्स्ट टॉपिक में आते हैं और वो है प्रोसेस। प्रोसेस क्या है, व्हाट इज द प्रोसेस? तो देखो बच्चों, प्रोसेस कि व्हेन सिस्टम चेंज फ्रॉम वन स्टेट टू अनदर स्टेट, जब सिस्टम अपनी एक स्टेट से दूसरी स्टेट में बदलता है, देन यूज्ड ऑपरेशन इज कॉल्ड प्रोसेस। कि सिस्टम को एक स्टेट से दूसरी स्टेट में जाना है, तो उसके लिए क्या ऑपरेशन किया गया, वही क्या है, प्रोसेस। ओके, तो यही डेफिनेशन है कि व्हेन द थर्मोडायनामिक सिस्टम चेंज फ्रॉम वन स्टेट टू अनदर स्टेट, देन यूज्ड ऑपरेशन इज कॉल्ड प्रोसेस। टाइप्स में आ जाए, फर्स्ट है आइसोथर्मल प्रोसेस। आइसोथर्मल प्रोसेस मींस क्या होगा कि टेम्परेचर रिमेन्स कांस्टेंट ड्यूरिंग द होल प्रोसेस। ऐसी प्रोसेस जिसमें सिस्टम का टेम्परेचर क्या रहेगा, कांस्टेंट होगा। ऐसे जो प्रोसेस है ये ओपन सिस्टम्स में मिलते हैं ताकि हीट की जरूरत पड़े। अगर एंडोथर्मिक प्रोसेस चल रही है तो हीट एब्जॉर्ब करके सिस्टम अपना टेम्परेचर को क्या कर ले, मेंटेन रखे। एक्सोथर्मिक है तो बाहर निकाल सके, इस तरह से। तो टेम्परेचर रिमेन्स कांस्टेंट विद टाइम and operates in the open system. Delta T, del T, del E, because for ideal gas, ठीक है, ये बता दूं, for ideal gases, E is the function of temperature only। तो टेम्परेचर चेंज नहीं होगा तो डेल्टा E भी चेंज नहीं होगा, तो डेल्टा E क्या होगा, 0। अब आता है कि डेल्टा H क्या होगा, तो ये भी 0 होता है। देखो
क्योंकि H इक्वल टू क्या होता है E प्लस पी फॉर आइडियल गैस। ओके, पीवी इज कांस्टेंट होता है, तो चेंज अगर हम करेंगे डेल्टा एफ तो डेल्टा ई प्लस डेल्टा पी, चूंकि ये कांस्टेंट है तो ये जीरो हो गया, तो डेल्टा एच इक्वल टू डेल्टा ई होगा, ये वैल्यू तो चेंज होगी नहीं, तो ये चूंकि जीरो है तो डेल्टा एच भी क्या होगा जीरो। या हम इसे और इस तरह से, तो यहां तक बात समझ गए ना कि इनका डेल्टा एच जीरो होगा आइडियल गैसेस के लिए। और अगर हम इसको इस तरह से भी ले सकते हैं कि H इक्वल टू या डेल्टा H इक्वल टू डेल्टा E प्लस आर टी होता है ना, E प्लस एन आर टी, एन तो चेंज होगा नहीं, एक ही गैस है आइडियल गैस, तो उसका डेल्टा एन तो लेंगे नहीं, तो हो गया डेल्टा ई ये है, या डेल्टा H इक्वल टू E 3/2 आर प्लस 3/2 आर टी प्लस आर टी, तो डेल्टा H इक्वल टू 5/2 आर टी इंटू डेल्टा टी, तो ये तो कांस्टेंट वैल्यू है, और डेल्टा टी इंटू 5/2 आर, तो ये तो कांस्टेंट है, ये भी चेंज नहीं होगा, तो डेल्टा एच भी क्या हो जाएगा बच्चों जीरो हो जाएगा। तो ध्यान रखें कि जो आइडियल प्रोसेस होते हैं ओके, उनमें आपको ध्यान रखना है डेल्टा एच जीरो होगा, डेल्टा ई जीरो, मतलब अगर कोई रिवर्सिबल एक्सपेंशन होता है और उसमें पूछता है डेल्टा ई क्या होगा डेल्टा एच, तो वहां आपको जीरो कर देना है। ओके, आइसोथर्मल रिवर्सिबल एक्सपांसन है या ठीक है कंप्रेशन है, और वहां डेल्टा एच या डेल्टा ई का कैलकुलेशन आता है, तो आपको ये ध्यान रखना है। मैं यहाँ शॉर्ट में बता दूं कि मैंने इसको जीरो क्यों बना रखा है, E प्लस पीवी, तो बस आपको ये ध्यान रखना है पीवी इज द कांस्टेंट फॉर आइडियल गैस, तो H इक्वल टू E और डेल्टा H इक्वल टू डेल्टा E, सो डेल्टा E इज जीरो एट ठीक है आइसोथर्मल कंडीशन, देन डेल्टा H आल्सो जीरो। ओके, यहां तक बात समझ गए होंगे। तो ये था आइसोथर्मल। अब हम आ जाते हैं एडियाबैटिक प्रोसेस। एडियाबैटिक प्रोसेस मतलब ऐसा प्रोसेस जिसमें सिस्टम सराउंडिंग से कोई हीट एक्सचेंज नहीं करता, system does not exchange energy with surrounding and operates in isolated system, और इनको हमें ऑपरेट करना है तो ये जो प्रोसेस होगी कहाँ होगी, एक आइसोलेटेड सिस्टम में। अब यहाँ पर चूंकि सिस्टम ने किसी भी प्रकार की हीट एक्सचेंज नहीं की तो क्यू जीरो होगा, और सिस्टम ने किसी भी प्रकार से बाहर से कोई एनर्जी एक्सचेंज नहीं की तो होल सिस्टम की जो हीट कंटेंट है पूरा सिस्टम में वो भी क्या होगा जीरो होगा। तो यहां तक बात समझ गए आप। बाकी वर्क किस तरह होगा वो हम उसके लिए अलग से रिलेशंस देखेंगे। नेक्स्ट हम आ जाते हैं और वो है आइसोबैरिक एंड आइसोकोरिक सिस्टम प्रोसेस। तो आइसोबैरिक एंड आइसोकोरिक प्रोसेस क्या है, तो देखो आइसोकोरिक प्रोसेस मींस ऐसे प्रोसेस जिसमें सिस्टम का वॉल्यूम कांस्टेंट होगा। आइसोबैरिक मींस ऐसे प्रोसेस जिसमें सिस्टम का प्रेशर, तो आइसोकोरिक प्रोसेस। ओके, आइसोकोरिक प्रोसेस मतलब है कि द प्रोसेस इन विच वॉल्यूम ऑफ सिस्टम remains ठीक है constant with time, but pressure of system may be changed। ओके, सपोज ये है सिस्टम और ये है पिस्टन, ये वॉल्यूम है, यहां पर प्रेशर P एक्सटर्नल है, तो ये वॉल्यूम कांस्टेंट रहेगा, मतलब यहां पर जो वॉल्यूम फिक्स है, ठीक है ये, तो ऐसा प्रोसेस जिसमें डेल बी या डेल्टा बी ये सब क्या होंगे जीरो, लेकिन प्रेशर चेंज हो सकता है। सपोज हम इसको हीट दें, सिस्टम को क्यों हीट दे रहे हैं, तो सिस्टम अपना प्रेशर जैसे हीट आएगी तो वॉल्यूम एक्सपांशन होगा, लेकिन उस समय हमें प्रेशर को इंक्रीज करना होगा। ठीक इसी तरह से
कि एक्सपेंशन, अगर कंप्रेशन की कंडीशन बनती है, गैस कंप्रेस्ड होना चाहती है लेकिन हमें वॉल्यूम फिक्स रखना है, तो हमें एक्सटर्नल प्रेशर को डिक्रीज करना होगा। ठीक है, तो यहां पर प्रेशर चेंज हो सकता है। अब चूंकि W इक्वल टू होता है P एक्सटर्नल डेल V, तो डेल V इक्वल टू 0, तो W इक्वल टू भी क्या होगा, प्रेशर वॉल्यूम वर्क, मींस ये वर्क क्या होगा, 0 होगा। तो यहां तक ध्यान रखें, ये था कौन सा, आइसोकोरिक प्रोसेस। अब हम नेक्स्ट आ जाते हैं आइसोबैरिक प्रोसेस। आइसोबैरिक प्रोसेस, आइसोबैरिक प्रोसेस, ओके। तो आइसोबैरिक प्रोसेस, द प्रोसेस इन विच प्रेशर, ओके, कि प्रेशर remains constant with time but volume, यहाँ पर volume may be changed, मीन्स यहाँ आ जाए, हम हटा दें इसको, कि ऐसी प्रोसेस जिसमें सिस्टम का प्रेशर क्या होगा, टाइम के साथ चेंज नहीं होगा, वॉल्यूम चेंज हो सकता है। तो dP इक्वल टू 0, डेल P इक्वल टू 0, सपोज दिस इज द सिस्टम, ठीक है, वेयर प्रेशर एक्सटर्नल 180 है, इंटरनल प्रेशर 180 है, ओके। तो वॉल्यूम, अगर ये वॉल्यूम चेंज होता है, इफ वॉल्यूम चेंज ड्यूरिंग एक्सपांशन, then what pressure remains constant, ओके। कि वॉल्यूम अगर चेंज होता है कांस्टेंट प्रेशर में, तो वॉल्यूम इस तरह से बढ़ जाएगा, घट जाएगा, तो यहां पर वॉल्यूम जो हो सकता है मे बी चेंज, ओके। यहां तक आप समझ गए होंगे, आप इसे नोट करें। अब देखो बच्चों, हम ये जो 4 प्रोसेस ली हैं, इनको हम ग्राफिकली इस तरह समझ सकते हैं। यहाँ है प्रेशर, यहाँ है वॉल्यूम, ए से बी चेंज, बी से सी चेंज, बी से डी चेंज, बी से ई चेंज। अब आता है कि इनमें कौन सा जो लाइन है या कौन सा कर्व किस प्रोसेस को इंडिकेट करता है। तो देखो, सबसे फर्स्ट आ जाए ए से बी, आप देख रहे हैं वॉल्यूम कांस्टेंट है, तो ए से बी क्या होगा, आइसोकोरिक प्रोसेस, ओके। ये हो गया, क्यों, क्योंकि वॉल्यूम कांस्टेंट है, ओनली प्रेशर चेंज हो रहा है। मतलब सिस्टम का अगर हम प्रेशर चेंज करें तो वॉल्यूम कांस्टेंट रख सकते हैं, डिक्रीज करना है, इंक्रीज करना है प्रेशर उस हिसाब से, लेकिन वॉल्यूम को कांस्टेंट रखें। बी से सी आप देख रहे हैं कि क्या कांस्टेंट दिख रहा है आपको, यहां से प्रेशर, बी से सी, तो हम इसे क्या बोलेंगे, आइसोबैरिक प्रोसेस। बी से डी और बी से ई, अब यहां आ जाए कि ये आइसोथर्मल है और ये एडियाबैटिक है। ऐसा क्यों, क्योंकि P जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द टेम्परेचर, क्योंकि टेम्परेचर कांस्टेंट है तो प्रेशर टेम्परेचर से अफेक्टेड तो होगा नहीं। लेकिन यहां आप देखें कि आप देख रहे हैं कि वॉल्यूम चेंज हो रहा है तो प्रेशर डिक्रीज होता जाएगा, तो वॉल्यूम चेंज होने से प्रेशर इस तरह डिक्रीज होगा। अब आते हैं कि यहां डिक्रीज क्यों ज्यादा हुआ है, क्योंकि प्रेशर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द टेम्परेचर, क्योंकि गैस का एक्सपांशन हो रहा है, एक्सपांशन हो रहा है तो टेम्परेचर, और एडियाबैटिक प्रोसेस है, एडियाबैटिक प्रोसेस में जो वर्क होगा, एक्सपेंशन वर्क, वो सिस्टम की इंटरनल एनर्जी से होगा। जब इंटरनल एनर्जी डिक्रीज होगी तो गैस का टेम्परेचर भी डिक्रीज होगा, तो प्रेशर भी डिक्रीज होगा। तो एक तो टेम्परेचर के कारण प्रेशर डिक्रीज हो रहा है, दूसरा वॉल्यूम के कारण डिक्रीज हो रहा है। ये दोनों फैक्टर मिलके प्रेशर को ज्यादा डिक्रीज करेंगे, तो इसके रिस्पेक्ट में आप देखोगे कि एडियाबैटिक प्रोसेस में जो प्रेशर है वो ज्यादा डिक्रीज हो जाएगा। तो यहां तक बात समझ गए, तो इस तरह से ग्राफ को समझना, फिर से समझें, ये है आइसोकोरिक, ये है आइसोबैरिक, ये आइसोथर्मल और ये है एडियाबैटिक, आइसोबैरिक प्रोसेस, ओके। और ये अब ये मैंने ये नीचे क्यों आ रही है तो समझ गए होंगे, ये टेम्परेचर से तो फ्री है प्रेशर, क्योंकि आइसोथर्मल कंडीशन है।
केवल वॉल्यूम चेंज होगा तो प्रेशर इस तरह से डिक्रीज होगा। ये है एडियाबैटिक एक्सपांशन की बात की गई है। तो एडियाबैटिक एक्सपांशन में जो वर्क होगा, ओके, वो इंटरनल एनर्जी में चेंज होने से होगा। इंटरनल एनर्जी डिक्रीज होगी। इंटरनल एनर्जी, चूंकि इंटरनल एनर्जी इज द फंक्शन ऑफ टेम्परेचर, तो इंटरनल एनर्जी चेंज होगी तो टेम्परेचर भी डिक्रीज होगा। टेम्परेचर डिक्रीज होगा तो प्रेशर डिक्रीज होगा। तो एक तो टेम्परेचर के कारण प्रेशर डिक्रीज हो रहा है, दूसरा वॉल्यूम के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, तो ये दोनों मिलके इसको ज्यादा डिक्रीज कर देंगे। तो यहां तक बात समझ गए होगे आप, अच्छी तरह से आप इसे नोट करें। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट टॉपिक पर, जिसमें हम लेंगे, ठीक है, रिवर्सिबल एंड इरिवर्सिबल प्रोसेस एंड वर्क पीवी या प्रेशर वॉल्यूम वर्क इन बोथ प्रोसेस। ओके, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, थैंक यू।